द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज थर्मोडायनेमिक्स। हम जब थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द फर्स्ट पॉइंट इज ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये ज़ीरोथ लॉ क्या कहता है? कहते हैं ये हमारे पास एक इनक्लोज कंटेनर है, उसमें हमारे पास तीन सिस्टम है, ए बी एंड सी। ये जो वॉल है कि जो रेड कलर की है, इसे हीट पास कर सकती है, और ये ब्लू कलर की वॉल है, इसे हीट पास नहीं कर सकती। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। इफ आई से दैट कि टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग है कि उन दोनों में जो हीट एक्सचेंज है वो जीरो। तो मैंने कहा कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स कि जैसे दो सिस्टम है ए और बी, अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ तो देन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, और इन प्लेस ऑफ नो यू विल से दैट द नेट एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी जीरो होगी। मतलब जितनी हीट इस तरफ जा रही है उतनी हीट वापस जा रही है, एक्सचेंज हो रहा है, बट उसका जो टोटल रिजल्टेंट एक्सचेंज है वो जीरो है। सो ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? द नेट एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन ए एंड बी इज जीरो। तो इन्होंने कहा कि ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी। ए का थर्मल इक्विलिब्रियम किसके साथ है? बी के साथ। एंड सी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी। सी का थर्मल इक्विलिब्रियम बी के साथ है। अकॉर्डिंग टू ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी एंड सी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, तो देन ए एंड सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। एक्चुअली ज़ीरोथ लॉ बेसिकली कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा है कि अगर ए का टेम्परेचर बी के इक्वल है, इक्विलिब्रियम कब होता है? थर्मल हीट फ्लो कब नहीं होता कि रेट ऑफ फ्लो, यू कैन से दी फ्लो ऑफ हीट, द नेट फ्लो ऑफ हीट इज जीरो जब ए और बी का टेम्परेचर सेम होता है। और जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है हीट फ्लो करती है, और जब सेम टेम्परेचर है हीट फ्लो नहीं करती। तो इफ दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो टेम्परेचर ऑफ ए किसके इक्वल होगा? बी के। तो टेम्परेचर ऑफ सी किसके इक्वल होगा? बी के। देन ए एंड सी विल हैव सेम टेम्परेचर। इन सिंपल वर्ड्स ये ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फिर आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक मैंने सिलेंड्रिकल कंटेनर लिया, उसके साथ पिस्टन अटैच्ड है, और इसमें एक आइडियल गैस फिल्ड है, उसका प्रेशर P है और वॉल्यूम V है। हम गैस को नीचे से हीट कर रहे हैं, तो जब हीट जाएगी, हीट एनर्जी मिलेगी गैस को, तो क्यों क्या है? हीट एनर्जी एडेड इनटू द सिस्टम। तो कहते हैं ये पार्ट ऑफ हीट एनर्जी का एक पार्ट उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, और हीट एनर्जी का दूसरा पार्ट वो क्या करेगा? वर्क डन करेगा। यानी जब भी किसी सिस्टम को हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीट एनर्जी का एक पार्ट इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, और दूसरा पार्ट क्या करेगा? वर्क डन बाय द अदर सिस्टम होगा। इन हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन हाउ मेनी वेज? इट इज यूटिलाइज्ड इन टू पार्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। इंटरनल एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है? कि जो हमारे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और एक्चुअली वर्क डन कैसे होता है? कि ये जो पिस्टन है ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगी? एक्सपेंशन हो जाएगी। अगर ये ऊपर चला जाए या नीचे आ जाए, दोनों केसेस में वर्क डन होता है। ऊपर जाने वाला एक्सपेंशन होता है और वो वर्क डन पॉजिटिव होता है। नीचे जाने वाला कंप्रेशन होता है और वो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होता है। हीट एडेड इनटू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। और जो इंटरनल एनर्जी है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर कम होगा
तो इंटरनल एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी। हम देखो, जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अगर हम अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। अब क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक बड़ा सिंपल सा हम एग्जांपल ले रहे हैं। एक हमने यहाँ पर स्टोन लिया और एक हमने हाइड्रोजन बैलून लिया। हम इस स्टोन को और हाइड्रोजन बैलून को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। दे आर लिफ्टेड अपवर्ड। इसका मीनिंग है स्टोन यहां पर आ गया और हाइड्रोजन बैलून भी ऊपर चला गया। हम अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हाइट दोनों की इंक्रीज हो रही है। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर हाइट इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। पर बेसिकली हम आंसर इस फार्मूले के ऊपर बेस नहीं कर रहे हैं। इस फार्मूले से करेक्ट आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर निकालने का मेथड क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इसका फार्मूला क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटे? इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मीन्स वेन एवर क्या लिखा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कि जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंट जब भी कोई वर्क डन करता है तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। वो एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बॉटल है, अगर मैं बॉटल को छोड़ देता हूँ तो बॉटल कहाँ जाएगी? ये नीचे जाएगी। इसके नीचे जाने के लिए मेरे को कोई वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन कब करना पड़ेगा? मैं जब इसको ऊपर लेके जाऊँगा। नीचे तो बॉटल अपने आप ही चले जाएगी। तो मैंने कहा कि द पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हमारे पास एक रूल है, अगर हम किसी बॉडी को अगर फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ देते हैं, हम अगर किसी बॉडी को फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ देते हैं तो बॉडी जिस डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है। जैसे स्टोन को छोड़ दिया, स्टोन कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो नीचे की तरफ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अपने आप कोई भी बॉडी किसी भी डायरेक्शन में जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज होगी। स्टोन अपने आप नीचे जा रहा है, नीचे डिक्रीज होगा। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज। अगर मैं हाइड्रोजन बैलून की बात करता हूँ, हाइड्रोजन बैलून को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ऊपर जाने से पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज होगी और नीचे जाने से क्या होगी? इंक्रीज। यानी इस रिलेशन से आंसर नहीं आएगा। अब मैंने कहा कि एक जैसे कोई कंटेनर है, एक कोई सिलेंडर है, उसमें गैस फिल्ड है, उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, लिड लगी हुई है। मैंने लिड को रिमूव कर दिया तो गैस एक्सपेंड करेगी। तो गैस को एक्सपेंड कराने के लिए मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही एक्सपेंड कर जाएगी। अपने आप
कोई भी बॉडी, अपने आप कोई भी बॉडी अगर किसी भी डायरेक्शन में जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो गैस अपने आप क्या करेगी, एक्सपैंड, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। यानी मैं जो समझाना चाहता हूँ दो चीज़ें, एक तो जो पोटेंशियल एनर्जी इस फंक्शन ऑफ वॉल्यूम होती है, और दूसरा जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज, क्योंकि गैस का वॉल्यूम तो अपने आप ही बढ़ता है ना बेटे, वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज होता है। जो अरे जिस डायरेक्शन में एक बॉडी अपने आप जा रही है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा उसकी डिक्रीज होगी। तो वॉल्यूम अगर उसका डिक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब देखो हमारे पास दो तरह की गैसेस हैं, एक रियल गैसेस हैं। हम जब रियल गैसेस की बात करते हैं तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट, दैट इज ये जीरो नहीं है। अगर मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ये जो है वो जीरो होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू जीरो होती है जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं। यहां पर क्या आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो नहीं है और आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो है। बड़े काम की चीज, ये पोटेंशियल एनर्जी का लिंक किससे है, इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब एक्सटर्नल एजेंट का अगर वर्क डन निकालें तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। अगर ये फोर्स जीरो हो तो कितना वर्क डन होगा, जीरो होगा। आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो कि जो रियल गैस है उनमें फोर्स जीरो नहीं है तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। यानी जो रियल गैसेस हैं उनके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती हैं, पर आइडियल गैस के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक्चुअली आइडियल गैस की, इज ओनली इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस की इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो होती है, बट रियल गैस के पास इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो रियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस है पोटेंशियल एनर्जी, पर आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी क्या है, ओनली काइनेटिक एनर्जी। अब हमारा जो एम है कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आई एम स्टार्टिंग विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, इट इज नंबर ऑफ independent ways a molecule can possess
मॉलिक्यूल कैन पोजेस एनर्जी। क्या होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज अ मॉलिक्यूल कैन पोजेस एनर्जी। इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ले लिया। देखो मोनो एटॉमिक का एग्जाम्पल क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो भी नोबल गैसेज हैं दे आर मोनोटॉमिक। जब मैंने मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल लिया, अब देखो मैंने कहा कि द मॉलिक्यूल पोजेस एनर्जी, मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी राइट नाउ। तो उसके पास, क्योंकि ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं, है ही काइनेटिक एनर्जी। तो हमने कहा कि एक हमारे पास ट्रांसलेशन होती है, एक ट्रांसलेशन होती है द मोशन ऑफ बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन, एक रोटेशन होती है, एक ऑसिलेशन होती है। एक मॉलिक्यूल कैन पोजेस इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड ऑसिलेशन। अब देखो अगर कोई मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ट्रांसलेशन एक्स एक्सिस पे हो सकती है, कहाँ हो सकती है? वाई एक्सिस पे हो सकती है, और कहाँ पे हो सकती है? जेड एक्सिस पे। सो दी एक्चुअली ट्रांसलेशन हैज़ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेशन की अब ये मान के चलो इट विल हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी। अब देखो रोटेशन के लिए कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। एक स्टोन को मेरे को सर्कल में घुमाना है, एक थ्रेड अटैच करूंगा, फिर रोटेट कराऊंगा सर्कल में, तो उसके लिए उसकी रोटेशन कब होगी? जब एक्सिस होगा। एक्सिस के लिए कम से कम 2 चीज़ें चाहिए। जैसे एक्चुअली अर्थ था तो क्या चाहिए था? सन। स्टोन था तो क्या चाहिए था? हैंड चाहिए था। एक्सिस के बिना रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली मोनोटॉमिक का रोटेशन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज ए सिंगल मॉलिक्यूल। तो अगर रोटेशन नहीं हो सकता तो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी? 0। और एक्चुअली ऑसिलेशन के लिए भी कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 2 मॉलिक्यूल। और तो सिंगल मॉलिक्यूल की ऑसिलेशन नहीं हो सकती, कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी? 0। इन सबको ऐड कर दो, इसकी टोटल कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगी? 3। अब मैंने डायटॉमिक मॉलिक्यूल लिया, अगर मैं कोई डायटॉमिक मॉलिक्यूल लेता हूं, उसमें क्या होगी? एक तो ट्रांसलेशन होगी, एक रोटेशन की बात करेंगे, एक हम ऑसिलेशन की बात करेंगे। देखो जो ट्रांसलेशन की तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो ही सकती हैं। अब देखो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने ये बॉटल ले ली, इसको मैंने रोटेट कराना है, तो ये इसके पैरेलल एक्स एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर वाला वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस, और ऐसे इनसाइड आउटसाइड क्या है? आपका जेड एक्सिस है। तो बोतल जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, ये वाई एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर सकती है, एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट भी ये रोटेट कर सकती है। पर लेकिन ये अगर इसका रेडियस 0 हो जाए, रेडियस अगर इसका 0 हो जाए तो इट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ये वाली रोटेशन काउंट नहीं होगी। ये रोटेशन कब काउंट हो रही है? व्हेन इट हैज़ ए फाइनाइट साइज, व्हेन इट हैज़ ए फाइनाइट रेडियस। जब इसका रेडियस नेग्लिजिबल है तो ये वाली रोटेशन काउंट नहीं होगी। तो कितनी रोटेशन काउंट होगी? 2। तो जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है उसकी रोटेशन कहाँ कहाँ हो सकती है? अगर मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पे है, रोटेशन वाई पे होगी, और कहाँ पर होगी? जेड पे। तो रोटेशन की कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 2। और ऑसिलेशन की कितनी है? 0। एक्चुअली मेन पॉइंट है कि जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें ऑसिलेशन एक्टिवेट
एक्टिवेट होती है एट वेरी हाई टेम्परेचर, कि जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और जो उसमें जो ऑसिलेशन एक्टिवेट होती है व्हेन द टेम्परेचर इज़ 400 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, तो उसके पास इसलिए रूम टेम्परेचर पे ऑसिलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती है। एक डायटोमिक का एक हम एक तरह स्पेशल केस ले रहे हैं, इट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारी एक्सेप्शन है। अगर हम एक्चुअली जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसका जो बॉन्ड है इट बिहेव लाइक ए स्प्रिंग, यानी बॉन्ड वीक है, आप ये कह सकते हो। तो ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक्सेप्शन है इसकी। अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन की बात करता हूँ, उसकी तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगी। रोटेशन की बात करूँगा, उसकी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगी। अगर मैं ऑसिलेशन की बात करूँगा, उसकी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगी। अगर मैं इन सब का टोटल कर देता हूँ, इट इज 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑसिलेशन की 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे होती हैं। भाई ऑसिलेशन तो एक्स एक्सिस पे है, तो वाई इट हैज़ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एक ऑसिलेशन में हमेशा 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी की होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी की होती है। वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बी वन फॉर काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। सो जो डायटोमिक, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे इट पोजेस 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक्सेप्शन टू द नाइट्रोजन एंड हैगा ऑक्सीजन। अब हम आगे इनटू पॉलीएटॉमिक गैस। अगर हम अगर पॉलीएटॉमिक की बात करें, इसमें ट्रांसलेशन पे आए तो इसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। रोटेशन देखो, अगर ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर नॉन लीनियर है, आई एम टेकिंग ए नॉन लीनियर और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, एमोनिया हो गया, ये नॉन लीनियर है। इसमें रोटेशन में एक प्लेन बन जाता है, तो मॉलिक्यूल क्या बना लेते हैं, एक तरह का प्लेन बना लेते हैं। तो जब वो एक तरह का प्लेन बन जाता है तो रोटेशन एक्स एक्सिस पे भी हो सकती है, वाई पे भी हो सकती है, और रोटेशन जेड पे भी हो सकती है। तो रोटेशन हैज़ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ऑसिलेशन की कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 0। ऐड करेंगे कितनी आ जाएंगी टोटल, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर इसी का एक एक्सेप्शन है, अगर कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल लेता हूं जो लीनियर है, एग्जाम्पल एसिटिलीन। अगर मैं एसिटिलीन की बात करता हूं, इसमें ट्रांसलेशन अगर आएगी, इट विल हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर मैं रोटेशन की बात करूं, रोटेशन की, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल होगा, स्ट्रेट लाइन में हो गया, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस मान लो, तो रोटेशन एक्स एक्सिस पे तो होगी नहीं, कहाँ पर होगी, वाई पे और जेड पे। तो रोटेशन की 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी। ऑसिलेशन की तो हम कहेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे एक्टिवेट होती है।
इसकी टोटल कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई? 5। नोट डाउन। कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एक मॉलिक्यूल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, उसकी जितनी भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं उन सब में इक्वली एनर्जी डिवाइडेड होती है। यानी आप ये कह सकते हो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kBT। कि अगर उसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो ये क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स। एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ kBT। इसमें kB क्या है? इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें, दिस kB इक्वल्स R बाय N0। R 8.31 है, N0 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.38 इंटू 10 रेज टू पावर -23 जूल पर केल्विन। अब मैंने निकालनी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। आई वांट टू फाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से इसको मल्टीप्लाई कर दो। मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंबल F मान लिया। व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल? F/2 इंटू kBT। अब मानो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसकी कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 3। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 3/2 kBT। और डायटॉमिक की कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 5/2 kBT। और जो पॉलीएटॉमिक में 6/2 kBT। अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एक मोल के साथ कितनी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है, तो आप क्या कहोगे? मैं कहता हूं कि एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है? U। तो 2 मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी? 2U। और 5 मॉलिक्यूल की क्या होगी? 5U। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कितनी एनर्जी होगी? N0F इंटू kBT। और नीचे क्या आ जाएगा? 2। अगर आप ये देखो, ये N0 इंटू kB, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। N0 इंटू kB क्या है? R। तो मेरे पास अब क्या रिजल्ट आया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी F/2 RT। F/2 इंटू RT। यानी इसका, और एक चीज़ और भी है, ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? इंटरनल एनर्जी के। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी। यानी आप ये कहोगे इंटरनल एनर्जी का सिंबल U है। इंटरनल एनर्जी पर मोल इज F/2 इंटू RT। अब अगर हमारे पास मान लो मोनोटॉमिक गैस है, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी पर मोल? अब मोनोटॉमिक F की जगह 3 आ गया, 3/2 RT। अगर डायटॉमिक है, इंटरनल एनर्जी पर मोल विल बी 5/2 RT। अगर पॉलीएटॉमिक है, इंटरनल एनर्जी पर मोल 6/2 RT, दैट इज 3 RT। एक हम डिफाइन कर रहे हैं टर्म स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको ध्यान से देखो।
कि व्हाट इज एल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम CV, इसका सिंबल है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय अ टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन। हमारे पास 1 मोल है एक आइडियल गैस का, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना है। उसके लिए जो हीट चाहिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV। अब देखो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, whenever heat energy is added into a system, a part of it is used in increasing internal energy, the remaining part is used up in the form of work done। अब एक्चुअली वर्क डन कैसे निकालते हैं? अगर एक बॉडी को मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ, यू कैन से इट इज डिस्प्लेस बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, तो वर्क डन होता है F इंटू dx। एक टर्म है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, इम्प्लाइज फोर्स किसके इक्वल होगा? इट इज प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पर F की जगह क्या पुट कर दोगे? P इंटू ए। सो dW क्या आ जाएगा? PA इंटू dx। A एरिया हो गया, dx डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो व्हाट इज वर्क डन? P इंटू क्या आ जाएगा? dV। अब हमको ये गिवन है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये लिखा हुआ है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में बे वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV तो 0 हो गया। dV 0 होने का मतलब है कि वर्क डन dW 0 हो जाएगा। यानी अगर एक वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा? उसका वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन की वैल्यू 0 आएगी। अगर मैं यहाँ पर वर्क डन की जगह 0 पुट कर दूँ, सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर मैं यहाँ पर वर्क डन की जगह 0 पुट कर देता हूँ तो LQ किसके इक्वल आ जाएगा? इक्वल डेल्टा U। हीट एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? डेल्टा U के। तो यहाँ पर मैं Q की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? आई कैन पुट डेल्टा U। तो CV का रिजल्ट क्या आ गया? डेल्टा U अपॉन N डेल्टा T। इंटरनल एनर्जी का रिजल्ट क्या आ गया? डेल्टा U अपॉन N डेल्टा T CV। अब ऑलरेडी आई हैव प्रूव, हम ऑलरेडी एक चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी जो यहाँ पर प्रूव की है, इंटरनल एनर्जी पर मोल इज F/2 RT। ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इंटरनल एनर्जी पर मोल इज F/2 RT। वी नो दैट, ऑलरेडी प्रूव, ऑलरेडी डन। ठीक है, इसका मीनिंग है व्हाट इज डेल्टा U पर मोल। जैसे अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो F/2 R इंटू डेल्टा T आ गया। अब इस डेल्टा T से इसको डिवाइड कर दो, अपॉन मोल इंटू डेल्टा T इस F/2 R, ये रिजल्ट आ गया। तो ये डेल्टा U अपॉन मोल अपॉन राइज ऑफ टेम्परेचर तो किसके इक्वल है? CV के। तो इसका मतलब है फ्रॉम 1 and 2 CV की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? F/2 R के। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम
इज इक्वल टू एफ बाई टू आर। यानी अगर कोई मोनोटॉमिक गैस है, इफ यू हैव यू कैन मोनोटॉमिक गैस, उसका CV कितना होगा, उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है, CV होगा 3/2R। और एक्चुअली CP क्या होता है बेटे, CV प्लस R। CP क्या होता है, CV प्लस R। एक हमारे पास एक्चुअली फार्मूला है, मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मेयर्स फार्मूला CP माइनस CV R होता है। CP किसके इक्वल है, CV प्लस R। तो इसको मैं CV प्लस R कर दूंगा, 3/2R और प्लस R, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 5/2R। एक हम बड़े गामा डिफाइन करते हैं, इट इज CP डिवाइडेड बाय CV। तो इसमें CP कितना आ रहा है बेटे, 5/2R। CV कितना आ रहा है बेटे, 3/2R। R से R कट गया, 2 से 2 कट गया। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। अब मान लो, अब मैंने डायटॉमिक गैस ले ली, तो डायटॉमिक गैस की अगर आप काउंट करो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 5/2R आ जाएगा। CP is CV plus R equals 5/2R plus R equal to 7/2R। What is gamma of diatomic? CP by CV 7/2R divided by 5/2R। इसकी क्या वैल्यू आ गई, 7/5। अगर मैं अब मानो पॉलीएटॉमिक गैस लेता हूँ, बड़ी CV, उसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है पॉलीएटॉमिक की, 6/2R दैट इज 3R। CP क्या आ जाएगा, 3R प्लस R 4R। तो गामा पॉलीएटॉमिक का होगा 4R/3R इक्वल्स 4/3। हम जब गामा को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो गामा था CP/CV, ठीक है। अब एक हमारे पास गामा का एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, इट इज 1 + 2/F। F क्या होती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। F क्या बेटे, इट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब जैसे मैंने गामा मोनोटॉमिक का निकालना, तो मोनोटॉमिक की कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3। तो गामा क्या आ गया, 5/3। और डायटॉमिक का निकालना है, कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है डायटॉमिक की, 5। ये कितना आ गया, 7/5। अगर पॉलीएटॉमिक है, कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसकी, 6। तो ये हो जाएगा 1 + 1/3। तो 1 + 1/3 क्या होता है, 4/3। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, हमने लिखा CP - CV
इक्वल्स आर, इसको सी वी से डिवाइड कर दो बोथ साइड्स। ये सी पी बाय सी वी माइनस वन इक्वल टू आर बाय सी वी आ गया। सी पी बाय सी वी गामा होता है, तो गामा माइनस वन इज आर बाय सी वी। सी वी किसके इक्वल आएगा? आर अपॉन आएगा गामा माइनस वन। ये एक हमारे पास सी वी का फॉर्मूला आ गया, आर अपॉन गामा माइनस वन। अब मेरे को एक तरह से सी पी निकालना है। सी पी बाय सी वी क्या होता है? वो गामा होता है। व्हाट इज सी पी? इट गामा टाइम्स सी वी, या आ जाएगा गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। यहाँ पर इट शुड बी गामा माइनस वन। हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि इंटरनल एनर्जी जो है सी वी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या था? हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय और 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हमने ये प्रूव कर दिया कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्यू किसके इक्वल है? डेल्टा यू। व्हाट इज डेल्टा यू? इक्वल टू एन सी वी इंटू डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा यू? एन सी वी इंटू डेल्टा टी। देखो ये हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया। आगे चलने से पहले एक बड़ी काम की चीज़, हमारे पास ना दो तरह के ये फंक्शन होते हैं। एक होते हैं पॉइंट फंक्शन, और इसका हमने दूसरा नाम रखा हुआ है स्टेट फंक्शन। एक होते हैं, यानी पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? मैं कहता हूँ कि अभी टेम्परेचर जैसे गैस थी, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, मैंने हीट किया, उसका टेम्परेचर 35 हो गया। हीट कैसे किया? उसके नीचे बर्नर लगा दिया, तो उसका टेम्परेचर 20 से क्या हो गया? 35। अच्छा, हीट करने का दूसरा तरीका भी है। तो गैस को गर्म करने, उसके ऊपर ईएम वेव्स फॉल की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल की, तो उस गैस ने ईएम रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, और टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। उसका टेम्परेचर पहले 20 था, फिर 35 हो गया। एक बार हीट करने से हुआ, एक ईएम रेडिएशन से हुआ। अब मैंने कहा कि व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, क्या आंसर दोगे आप? कहोगे 35 माइनस 20, 15 डिग्री सेल्सियस। आपने हीट कैसे किया उससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। आई एम नॉट कंसर्न विद द पाथ फॉलोड। मैं उसको कैसे हीट कर रहा हूँ, मैं उसको गैस पे हीट कर रहा हूँ, या ईएम रेडिएशन फॉल कर रहा हूँ, या कुछ पोटेंशियल डिफरेंस से हीट कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे हीट कर रहा हूँ, फिलामेंट से हीट कर रहा हूँ, उससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ मेरे को मतलब क्या है, इनिशियल टेम्परेचर 20 था, फाइनल टेम्परेचर 35 था। तो जो टेम्परेचर इज ए पॉइंट फंक्शन, इट इज द फंक्शन ऑफ द पॉइंट 20 या 35, इट इज द फंक्शन ऑफ द पॉइंट। तो हमारे पॉइंट फंक्शन कौन कौन से हैं? हमारा पॉइंट फंक्शन क्या है? एक तो टेम्परेचर हो गया, एक हो गया प्रेशर हो गया, एक वॉल्यूम हो गया। बड़ी खास बात, इंटरनल एनर्जी इज आल्सो अ पॉइंट फंक्शन। अब जो हीट होती है, हीट मैंने कैसे दी? मैंने गैस से दी, या सन की रेडिएशन से दी, या मैंने ईएम रेडिएशन दी थी। हीट किसका फंक्शन है? हीट पाथ का फंक्शन है। और जो वर्क डन भी किसका फंक्शन है? वो पाथ का फंक्शन है। तो दूसरे वेरिएबल होते हैं
वो होते हैं पाथ फंक्शन। एग्जाम्पल क्या आ गया, वर्क डन, या क्या आ गया, हीट। अब बड़े काम की चीज़ें यहाँ देखो। अब जो इंटरनल एनर्जी मेरी एक्चुअली पॉइंट फंक्शन है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। उसका फार्मूला क्या है, एन सी वी डेल्टा टी। यानी मैं गैस को जैसे भी हीट करूं, मेरे को उसके पाथ से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक प्रोसेस है, उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होती है। यानी हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस हैं, हमारे पास अब डिफरेंट प्रोसेस हैं। उन सभी प्रोसेस में जो डेल्टा यू का फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा यू किसका फंक्शन है, वो पॉइंट फंक्शन है। यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालना है, मेरे को उसके प्रोसेस से कुछ लेना देना नहीं है। आई एम ओनली कंसर्न्ड विद द चेंज इन टेम्परेचर, नथिंग एल्स। देखो हमारे पास इसमें अगर हम हीट एनर्जी की बात करें इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो पहला तो हमारे पास एक भी प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर कोई आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस का वॉल्यूम होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो इसमें हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। वो क्या होती है, सी वी। सी वी को कैसे डिफाइन करते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल by 1 Kelvin एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें हीट का फार्मूला क्या है, एन सी वी इंटू डेल्टा टी। तो अगर एक्चुअली वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हीट का फार्मूला ये आ गया। अब दूसरा प्रोसेस देखो, आइसोबारिक। इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। वी डिफाइन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp, heat required to raise the temperature of 1 mole by 1 Kelvin। और इसमें देखा जाए तो एक्चुअली प्रेशर क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो हीट का फार्मूला क्या आ जाएगा, एन सी पी इंटू डेल्टा टी। हीट का क्या फार्मूला आएगा, एन सी पी इंटू डेल्टा टी। फिर हमारे पास इसमें तीसरा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज क्या होता है, ज़ीरो। हीट एक्सचेंज इज ज़ीरो। फिर आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। जरा ध्यान से देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसका क्या मीनिंग है कि जो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, ज़ीरो। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू का फार्मूला क्या था,
मैंने कहा था कि डेल्टा यू का एक ही फार्मूला है एन सी वी इंटू डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू क्या हो गया, ज़ीरो। अगर डेल्टा यू की जगह मैं जीरो पुट कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दूँ तो रिज़ल्ट क्या आएगा, हीट एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू वर्क डन। हीट एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, वर्क डन के। अरे वर्क डन इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब इसमें हमारे पास आप देखो जो पहला प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, dV जीरो है और वर्क डन का फार्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ पी dV। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। ये फार्मूला कैसे आया, अगर dW वर्क डन क्या होगा, F इंटू डी एक्स। वट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होगी, प्रेशर इंटू एरिया। F की जगह पी ए आ गया, डी एक्स आ गया। dW किसके इक्वल आ गया, पी dV के। वट इज द टोटल वर्क डन, इंटीग्रल ऑफ पी dV। तो ये वर्क डन का फार्मूला डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट था तो वर्क डन जीरो आया। अब आ रहा है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का मतलब है कि प्रेशर कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ पी dV है फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। P बाहर आ जाएगा, इनसाइड क्या रह जाएगा, dV फ्रॉम V1 टू V2। dV का इंटीग्रल V है, V1 टू V2। तो वर्क डन का फार्मूला आ गया PV2 माइनस V1। आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन आ गया P इंटू डेल्टा V। और आइसोकोरिक का वर्क डन क्या आ रहा था, जीरो। एक्चुअली वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का हमको वर्क डन निकालना है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, एक गैस है, उसका प्रेशर P1 था, उसका वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T था, और वो गैस का प्रेशर P2 हो गया, एक्सपेंड हो रही गैस, उसका वॉल्यूम V2 हो गया, पर टेम्परेचर उसका सेम रहा। आइसोथर्मल का मीनिंग है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, हमारी गैस की इक्वेशन होती है PV इक्वल्स nRT। सो व्हाट इज P, nRT बाय V। अब हमारा वर्क डन का फार्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ पी dV फ्रॉम V1 टू V2। इस P की जगह क्या लिख देंगे हम, nRT बाय V। ऐसा क्यों लिखा बेटे, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं। ये P भी चेंज हो रहा है और V भी चेंज हो रहा है। देखो P1 V1 T से हम P2 V2 T तक गए, प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं। सो देयर आर टू वेरिएबल्स, एक P है और एक V है। इंटीग्रेशन कब होती है, जब देर इंटीग्रेशन कैन बी डन व्हेन देयर इज ओनली सिंगल वेरिएबल। तो हमने P की जगह nRT बाय V लिख दिया। nRT को हम बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय V dV फ्रॉम V1 टू V2। और एक्चुअली 1 बाय x का इंटीग्रल 1 बाय V का इंटीग्रल log V होता है फ्रॉम V1 टू V2।
तो वर्क डन का फार्मूला आ गया NRT अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। NRT इट इज log A minus log B इज log A डिवाइडेड बाय B। ये वर्क डन का फार्मूला आ गया। NRT log ये बेस E है इसका, इसको अगर बेस अगर हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.323 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेरे पास रिलेशन है कि P1 V1, क्योंकि क्या आइसोथर्मल में P1 V1 किसके इक्वल होता है? इसके P2 V2 के। V2 बाय V1 किसके इक्वल आएगा? P1 बाय P2। तो वर्क डन क्या आएगा? NRT log V2 बाय V1 की जगह क्या आ गया? P1 बाय P2। 2.303 NRT log to the base 10। ये वर्क डन किसका आ गया बेटे? आइसोथर्मल प्रोसेस का। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है? जीरो। हीट एनर्जी कांस्टेंट होती है, ना तो अंदर आती है ना बाहर जाती है। सो यू कैन द डेल्टा क्यू, इसको आप डेल्टा क्यू लिख लो या डी क्यू कर लो, वो जीरो है। ठीक है। और क्यू कांस्टेंट है, हीट एनर्जी कांस्टेंट है। इसमें रिलेशन होती है प्रेशर और वॉल्यूम में, PV गामा कांस्टेंट होता है। इट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करता हूं तो ये क्या कहता है? ये कहता है Q इज डेल्टा U प्लस W। तो इसमें Q जीरो है और डेल्टा U का एक ही फार्मूला है, क्या है? NCV डेल्टा T प्लस क्या आ रहा है? वर्क डन। तो वर्क डन क्या आ गया? माइनस NCV इंटू डेल्टा T। और CV इज आल्सो इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। और डेल्टा T क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इस माइनस को इंसर्ट ले लो तो वर्क डन एडियाबैटिक का क्या आ गया? NR गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। हमारा अगली प्रोसेस होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसमें रिलेशन होती है PVX इक्वल टू कांस्टेंट, साथ में X इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 1 एंड नॉट इक्वल टू गामा। देखो, जब X आपका मान लो 0 हो जाएगा तो V की पावर 0 हो जाएगी, वो तो 1 हो जाएगी, तो P कांस्टेंट हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? आइसोबारिक। जब X 1 होगा तो PV कांस्टेंट हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? आइसोथर्मल। X गामा में क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक। यानी इनमें से कोई भी प्रोसेस नहीं है, यानी कोई भी रिलेशन हो, X की वैल्यू 2 हो, PV स्क्वायर इज कांस्टेंट, वो पॉलीट्रॉपिक है। X की वैल्यू हाफ हो तो PV हाफ इज कांस्टेंट, वो भी पॉलीट्रॉपिक है। X की पावर 3 हो, PV क्यूब, वो भी पॉलीट्रॉपिक है। एक जनरल प्रोसेस है, इट इज द जनरल प्रोसेस, जिसको हम क्या कह रहे हैं? इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कह रहे हैं। इसमें अगली वर्क डन का, अब देखो जरा यहाँ पर, ये PV गामा कांस्टेंट था ना, तो वर्क डन यहाँ आया हमारा
एन आर, इसकी पावर गामा थी, नीचे गामा -1 आ गया, इसकी पावर x है, इसका वर्क डन क्या आएगा, एन आर T1 माइनस T2, और नीचे क्या आ जाएगा, x -1। नोट कर लो। इस बार का देखो, मैंने जब हीट को एक्सप्लेन किया था, हीट को, तो हीट में हमने ये कहा था कि जब हीट एक्सचेंज हो रही है तो अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो हीट का फार्मूला क्या था, एन सी पी डेल्टा टी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट था तो हीट का क्या फार्मूला है, एन सी वी डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट इम्प्लाई डेल्टा यू ज़ीरो, विच इम्प्लाई क्यू इज डेल्टा यू प्लस आएगा डब्ल्यू। ये जीरो हो गया तो क्यू किसके इक्वल आ गया, इसके डब्ल्यू के। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्या फार्मूला है, एन आर टी लॉग वी टू बाय वी वन। हीट कांस्टेंट यानी एडियाबैटिक, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसमें क्यू एक्सचेंज जीरो। अब आ गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसमें अरे क्यू किसके इक्वल है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के, और डेल्टा यू का एक ही फार्मूला है, एन सी वी डेल्टा टी, और वर्क डन का फार्मूला क्या है, एन आर T1 माइनस T2। तो ये हीट आ गई इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अगर प्रेशर कांस्टेंट एन सी पी डेल्टा टी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट एन सी वी डेल्टा टी, टेम्परेचर कांस्टेंट एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन, एडियाबैटिक में हीट ज़ीरो, और जो पॉलीट्रॉपिक में इन दोनों का सम। बड़े ध्यान से देखो ज़रा, ये थोड़ा सा सिंपल हो रहा है क्वेश्चन। ये सी वी क्या होता है, आर अपॉन गामा माइनस, ये डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1, ये क्या होता है, एन आर। इसमें आप क्या करो, अरे माइनस साइन बाहर निकाल, एन आर एक्स माइनस वन इंटू T2 माइनस T1। मैंने इसमें कॉमन देखो जरा, ये है, इसका मतलब है हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, अरे क्यू इज एन आर, अरे डेल्टा टी इज क्यू इक्वल टू एन आर डेल्टा टी 1 बाय गामा माइनस वन माइनस 1 बाय एक्स माइनस वन। सी क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एन बाय डेल्टा टी। इसको अगर करेंगे डिवाइड तो क्या आ जाएगा, ये एन भी नीचे चला गया, ये डेल्टा टी भी नीचे चला गया, क्या बचा, आर। आर को अंदर ले जाओ, आर अपॉन गामा माइनस वन, आर अपॉन एक्स माइनस वन। तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक हीट का एक और रिजल्ट आ गया। क्या आ गया फार्मूला, आर अपॉन गामा माइनस वन, फिर माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन। यानी मैं जो कहना चाहता हूँ, अगर ये कांस्टेंट प्रेशर है तो अब क्यू क्या है, एन सी पी डेल्टा टी। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्यू क्या है, एन सी वी डेल्टा टी। कांस्टेंट टेम्परेचर है तो क्या है आपका, क्यू इक्वल डब्ल्यू आ रहा है, और एडियाबैटिक में क्यू जीरो आ रहा है। तो पॉलीट्रॉपिक की भी स्पेसिफिक हीट होती है, ये उसका फार्मूला है। उसका फार्मूला क्या है, आर अपॉन गामा माइनस वन माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन। तो अगर मेरे को हीट अगर पॉलीट्रॉपिक की निकालनी है, अगर मेरे को पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की हीट निकालनी है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, एन सी इंटू डेल्टा टी। दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ दी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसमें सी किसके इक्वल है, ये लिखा हुआ है, सी इसके इक्वल है, ये हमारी सी की वैल्यू है, इसको नोट कर लो। देखो हमारे पास दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक है y इक्वल टू 1/x का ग्राफ,
और एक है वाई इक्वल टू 1/x² का ग्राफ। इन दोनों को मैंने एक ही ग्राफ में ड्रॉ किया कि जैसे y इक्वल टू 1/x है, इसका मीनिंग है अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। 1 पुट किया 1 आ जाएगा, x की जगह 2 पुट करोगे तो y क्या आएगा 1/2, x की जगह 4 पुट करोगे तो y क्या आएगा 1/4, 8 पुट करोगे 1/8, 16 पुट करोगे 1/16। तो मैंने ये पॉइंट प्लॉट कर दिए, यहाँ पर 1 था, ये 1/2 था, ये y है और ये x है, और ये 1/8 1/16, यहाँ 1 2 3 4 अप टू 16 प्लॉट कर दिया। जब 1 रखा तो ये ऊपर वाला पॉइंट 1 आ गया, जब 2 रखा तो क्या आ गया 1/2 पे पॉइंट आ गया, जब 4 रखा तो 1/4 पे आ गया, 8 पे 1/8 पे। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। ये जो ब्लू लाइन है इट द ग्राफ y इक्वल टू 1/x। फिर आ रहा है आपका ग्राफ y इक्वल टू 1/x² का। इसमें x 1 लिखूंगा तो y 1 आएगा, मैं 2 लिखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 है तो 1/4 आ जाएगा, 4 लिखूंगा 4 का स्क्वायर 16 है तो क्या आ जाएगा 1/16। इसको मैंने लिखा 1 1 तो ये पॉइंट आ गया। मैं 2 लिखूंगा तो क्या आएगा 1/4, जब 4 लिखूंगा तो क्या आएगा 1/16। तो वो ग्राफ नीचे बन रहा है। इसमें बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जब x की पावर 1 थी तो ग्राफ ऊपर था, x की पावर 2 होगी तो ग्राफ कहाँ चला गया नीचे, अगर 3 होगा तो और भी नीचे। इनके कॉमन पॉइंट से ग्राफ उतना दूर चले जाएगा। हमारे पास 2 कर्व हैं, एक होती है आइसोथर्मल और एक होती है एडियाबैटिक कर्व। आइसोथर्मल कर्व में पीवी कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट है, प्रेशर क्या आ गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी आ गया ना ऊपर y है नीचे x है, तो इसका ग्राफ और ये ग्राफ दोनों सेम होंगे। तो ये आपका ग्राफ आइसोथर्मल का है, ये जो ब्लू लाइन वाला। और जो आपका एडियाबैटिक होता है उसमें हीट एनर्जी कांस्टेंट होती है, उसमें पी गामा कांस्टेंट है, ये पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी गामा, गामा 1 से ज़्यादा, इट मोर देन 1। तो मैंने समझाया कि इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर कितनी है, इसमें 1 है, और इसमें x की पावर कितनी है 2 है। x की पावर ज़्यादा होगी तो ग्राफ कहाँ जाएगा नीचे। तो x की पावर, इसमें v की पावर कितनी है, इसमें गामा है जो कि 1 से ग्रेटर है, तो अगर 1 से ग्रेटर है तो ग्राफ कहाँ बनेगा उसका नीचे। तो नीचे वाला ग्राफ एडियाबैटिक है, ऊपर वाला ग्राफ किसका है आइसोथर्मल का। ये इस साल का AIPMT का क्वेश्चन कि जब भी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ हो, एरिया वर्क डन होता है। एरिया क्या होता है उसका वर्क डन। कहते हैं ये वॉल्यूम V/2 है, ये वॉल्यूम V/2 है और ये वॉल्यूम क्या है V है। तो V/2 से आपने V तक का वर्क डन निकालना है। आपने कौन सा वर्क डन निकालना है V/2 से V का। तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर बना दोगे, ठीक है। तो अगर आपका एडियाबैटिक का उसका वर्क डन यही होगा रेड वाला, और आइसोथर्मल का ग्राफ ऊपर है, उसका वर्क डन का एरिया क्या आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। तो वर्क डन किसके इक्वल है एरिया के। एरिया किसका ज़्यादा आ रहा है आइसोथर्मल का, तो वर्क डन आइसोथर्मल का एडियाबैटिक से ज़्यादा होगा। इसमें ये एरो आ रहा है, एरो क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि ये ग्राफ राइट पे जा रहा है। राइट पे जाने का मतलब क्या हो रही है एक्सपेंशन हो रही है। इसमें एरो कहाँ जा रहा है लेफ्ट पे, इसका क्या मतलब है इसमें कंप्रेशन हो रही है। इस साल का AIPMT का क्वेश्चन नीचे वाला था। अब इसमें 2 ग्राफ हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आइसोथर्मल का ग्राफ नीचे होगा और एडियाबैटिक का ऊपर होगा वाई, ये इनका कॉमन पॉइंट है दोनों का। तो मैंने क्या समझाया कि ये कॉमन पॉइंट था, तो एडियाबैटिक का ग्राफ जो कॉमन पॉइंट से दूर था इसलिए कहाँ चला गया नीचे। इसमें एडियाबैटिक का ग्राफ भी कॉमन जो होगा कॉमन पॉइंट से दूर होगा, इसलिए कहाँ चले जाएगा ऊपर। तो एडियाबैटिक का ग्राफ ऊपर है और आइसोथर्मल का नीचे है। ये समझ आ गया सब। इसमें कंप्रेशन का वर्क डन निकालना था V से V/2 तक। तो वर्क डन क्या होता है एरिया होता है। फिर से वर्क डन क्या होता है एरिया। अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो आपका एडियाबैटिक का ग्राफ ऊपर है, तो एरिया किसका ज़्यादा होगा एडियाबैटिक का। आइसोथर्मल का नीचे है, उसका एरिया क्या होगा कम होगा। तो जब कंप्रेशन हो रही है तो वर्क डन एडियाबैटिक का आइसोथर्मल से ज़्यादा होगा। एक्सपेंशन में आइसोथर्मल का वर्क डन एडियाबैटिक से ज़्यादा होगा।
अब टॉपिक है हमारा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। देखो, आइसोथर्मल कर्व का मीनिंग है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट का मीनिंग है कि प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यू टेक डिफरेंशियल ऑफ बोथ द साइड्स, तो डिफरेंशियल ऑफ पी वी क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करोगे, P इंटू डी वी प्लस V इंटू डी पी इज 0। तो V डी पी इज इक्वल टू माइनस P डी वी, डी पी बाय डी वी इज माइनस P बाय V। देखो, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है बेटे? एक्चुअली स्लोप होता है। तो आपका y पे P है और x पे क्या है? V है। तो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, उसका फार्मूला क्या आ गया? माइनस P बाय V। आइसोथर्मल कर्व का एक्चुअली स्लोप का फार्मूला क्या आ गया? माइनस P बाय V। अब आ रहा है एक्चुअली स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। अब अगर मैं एक्चुअली एडियाबैटिक कर्व की बात करता हूं, हीट एनर्जी कांस्टेंट है, इसमें रिलेशन होती है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, पी वी गामा इज कांस्टेंट। यू टेक डिफरेंशियल ऑफ बोथ द साइड्स, तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। P इंटू डिफरेंशियल ऑफ वी गामा इंटू डिफरेंशियल ऑफ P क्या आ गया? 0। इट इज गामा V एंड गामा माइनस 1 डी वी प्लस V गामा डी पी इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखो, V गामा ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया? एक तो गामा P रह गया, V माइनस 1 को नीचे ले जाएंगे +1 हो जाएगा डी वी। यहाँ पर क्या रह गया? डी पी इक्वल टू 0। व्हाट इज डी पी? इट इज माइनस गामा P बाय V इंटू डी वी। डी पी बाय डी वी इज माइनस गामा P बाय V। सो ये जो रिजल्ट आया है, that is actually slope of adiabatic curve. This result is actually slope of adiabatic curve. माइनस गामा P बाय V। ये किसके इक्वल है बेटे? माइनस ऑफ गामा P बाय V। अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, इफ आई कंपेयर बोथ, तो इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है? ऑन कंपेयरिंग यू विल गेट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। एडियाबैटिक कर्व का जो एक्चुअली स्लोप है, इट इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। अब हमारे पास एक्चुअली आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस में एक्चुअली प्रेशर क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होगा? उसमें कांस्टेंट होगा। उसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। ऊपर जाएगी प्रेशर इंक्रीज होता है, नीचे जाएगी प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज। तो आइसोबारिक में प्रेशर की वैल्यू सेम रहती है। अब जैसे इसमें मेरे को वर्कडन निकालना है, तो अगर मेरे को अब जैसे वर्कडन निकालना है, ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है। हम यहाँ से क्या करेंगे? एक्चुअली परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। एक यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये जो इनक्लोज्ड एरिया होगा ये वर्कडन होगा।
आइसोबारिक प्रोसेस में ये वाला इनक्लोज शेडेड एरिया क्या होगा, वो वर्क डन होगा। अब ये मान लो कि ये ग्राफ में एरो इम्प्लाई करता है कि ग्राफ कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ। अगर एरो लेफ्ट पे होता तो क्या होता, अगर एरो राइट का मतलब क्या है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एरिया लेफ्ट का मतलब क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब एक ग्राफ और रह गया, वो था आइसोकोरिक प्रोसेस का। आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ भी देख लो। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रेशर है, यहाँ पर क्या है, इसमें वॉल्यूम है। अगर इसका ग्राफ मैं बनाता हूँ, इफ आई ड्रॉ ग्राफ फॉर एक्चुअली आइसोकोरिक प्रोसेस, तो ऐसा ग्राफ होगा। इट इज द ग्राफ ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज आइसोकोरिक। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें वर्क डन क्या होगा, 0, क्योंकि एरिया तो इनक्लोज ही नहीं हो रहा। इसमें अगर एरो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज, पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। इसका वर्क डन क्या आ गया, 0। तो आइसोबारिक का प्रोसेस का हो गया ग्राफ, आइसोथर्मल का हो गया, एडियाबैटिक का हो गया, आइसोकोरिक का हो गया।